हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं लॉकडाउन पे कि आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आगे बहुत ही बुरा न्यूज़ आ रहा है फिर से, ठीक है, जिसका डर था। मैं आप लोग से लगातार बोल रहा था कि आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई भी डेट अभी कंफर्म मान करके ना चलें, ठीक है। तो कुछ लोग इस बात पे विश्वास भी किए थे, कुछ लोग विश्वास नहीं किए थे। तो हमेशा होता है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। कभी भी कोई भी 100% सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से न्यूज़ निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, 77 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा, केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है अगर लॉकडाउन रहे तो रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं क्योंकि एसबीआई आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। उस पर कोई रोक लगने वाला नहीं है, वो 10, 11, 12, 13 को होने वाला ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि बैंकिंग के आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम्स हो जाएं। वैसे आईबीपीएस भी थोड़ा मतलब एसबीआई से अलग है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। पहले हम न्यूज़ देखते हैं, फिर बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आरआरबी ग्रुप डी पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसका। और फिर एसएससी, सीएचएसएल, सीजी और फिर डीआरडीओ, एमटीएस पर भी इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और फिर आपका आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क पर भी इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर 40,000 के पार हुई नए मरीजों की संख्या, केंद्र ने 5 सूत्री शक्ति पर दिया जोर। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं इसका मतलब कि फिर से कोविड पेशेंट्स बढ़ने लगे हैं। तो 77 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा, केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन। आपको अभी मालूम है कि कुछ राज्यों में अभी लॉकडाउन चल रहे हैं। अभी सबसे बड़ा लॉकडाउन जो है उड़ीसा में है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वहाँ के रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हो जाते हैं तो फिर आगे के भी एग्जाम्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है, जो जुलाई में भले ही होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है आपके उड़ीसा के लॉकडाउन पे। अब आप ये मत कहिएगा ऑफिशियल नोटिस आ गया, एग्जाम डेट आ गया, ये हो गया वो गया। तो फ्रेंड्स, ये आते रहते हैं, एडमिट कार्ड आने के बाद भी एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, ठीक है। आपको इतना मालूम होना चाहिए, आप पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस खुद कर रहे हैं। कभी कभी 2 दिन एग्जाम करा के उसे रोक दिया जा रहा है, कभी कभी एडमिट कार्ड देकर रोक दिया जा रहा है। तो ऑफिशियल नोटिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऑफिशियल नोटिस में लगभग सभी डिपार्टमेंट नोटिस में मेंशन किया गया है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉकडाउन के ऊपर, ठीक है। हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है। रेलवे के नोटिस में आपने देखा शेड्यूल जगह प्रपोज्ड वर्ड लिखा गया है। एसएससी के नोटिस में भी लिखा हुआ है कि आगे इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है कोविड-19 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी हर जगह वो मतलब बता दिए हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्जाम्स जो हैं टाइम से हो जाएं, बट आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ते संक्रमण का असर दिख रहा सामने। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि असम का हालत थोड़ा सही नहीं है, असम का हालत थोड़ा खराब होते जा रहा है, ठीक है। एक दिन में 930 लोगों की मौत, बाप रे, बहुत ज़्यादा मौत है, ठीक है। तो नई दिल्ली से खबर है, पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोविड नियमों में पालन में लापरवाही के नतीजे में कई दिन की गिरावट के बाद बुधवार को फिर नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं जब बढ़ोतरी दर्ज हो रही है यानी कहीं ना कहीं थर्ड वेव का अंदेशा लगाया जा सकता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में दर्ज मामलों का आंकड़ा होना चाहिए, आंकड़ा लिखा, ठीक है। दर्ज मामलों का आंकड़ा फिर 40,000 से पार होकर 43,733 नए संक्रमण दर्ज किए गए। यानी कि पहले 40,000 से कम रहता था, लेकिन फिर से क्या हुआ, ये 43,733 नए आंकड़े मिल गए एक ही दिन में। साथ ही अभी भी 77 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है, तो काफ़ी अधिक है फ्रेंड्स। अभी हालात फिर बिगड़ने की आशंका देखते हुए केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि ज़्यादा संक्रमण वाले इलाकों में फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यानी कि आपको मालूम है केंद्र सरकार छूट दे चुकी है राज्य सरकारों की, अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं पूरे राज्य में या फिर जिला के हिसाब से लगा सकते हैं। यानी कि फिर से केंद्र सरकार उन्हें इंडिकेट कर रही है कि वो जहाँ जहाँ जरूरत महसूस करे राज्य सरकार वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। और अभी आपको मालूम है पहले अल्फा वायरस आया, अल्फा मतलब वेरिएंट आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, फिर डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस आया। डेल्टा प्लस भी अब धीरे धीरे फैलने लगा है, यहाँ तक कि मेरे गोरखपुर में भी मरीज मिलने लगे हैं, यूपी में भी मरीज मिलने लगे हैं, ठीक है। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना के मामले बढ़ने पर जिला प्रशासन को पाबंदियां लगाने की छूट होगी। यानी यहाँ भी कहा जा रहा है कि मतलब जिला प्रशासन के ही हाथ में जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है क्या हो रहा है, पहले केंद्र सरकार लगाया था लॉकडाउन, फिर राज्य सरकार लगाया, फिर केंद्र सरकार जिम्मेदारी थी राज्य सरकार को तो लगाया था, फिर राज्य सरकार क्या किया, डीएम को दे दिया, जिला प्रशासन को दे दिया। अब जिला प्रशासन किसको देगा नहीं मालूम है, हो सकता है वो विधायक वगैरह को दे दे, मतलब किसी को दे दे, तहसील वाइज दे दे, फिर तहसील क्या करेगी, पब्लिक को छोड़ देगी। ऐसा हो सकता है, लोग जिम्मेदारी से अपने भागते जा रहे, धीरे आप खुद देख रहे हैं सामने, ठीक है। पाबंदियां लगाने की छूट होगी। बैठक में कहा गया संक्रमण बढ़ने के शुरुआती संकेतों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बैठक में कहा गया प्रभावित जिलों से संक्रमण को बाहर नहीं आने पर सबसे ध्यान
पर ध्यान सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के अलावा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह सचिव ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्री रणनीति का पालन करने पर जोर दिया। साथ ही गृह मंत्रालय के 29 जून को जारी आदेश का हवाला देते हुए जिला शहर स्तर पर स्थिति की सख्ती से निगरानी करने के आदेश दिए गए। मंत्रालय ने भी आगाह किया है, भले ही दूसरी लहर से अधिकांश जिले बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 77 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ दे रहा है संक्रमण दर 2.4%। मंत्रालय ने बताया पिछले एक दिन में 19.07 लाख सैंपल की जांच हुई, जिनमें 2.4% संक्रमित मिले। अब तक देश में 42 करोड़ 33 लाख 32, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ना तो इंडियन है ना तो फॉरेन है। ये कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ, काउंटिंग सही नहीं लिखा, कॉमा ऐसी जगह लगाया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा 4 करोड़ 23 लाख 33 हजार 297 सैंपल की जांच हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे तो 3+ के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 पे लगता है इंडियन में, और फिर अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें तो 3 पे हमेशा लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, यानी कि कुछ मिस्टेक है। यानी कि इसका मतलब यही है 4 करोड़ 23 लाख 33 हजार 297 सैंपल की जाँच हो चुकी है, जबकि मुझे काफ़ी कम लग रहा है। ये इतना नहीं होना चाहिए, मुझे यही लगता है कि अभी कल 4 करोड़ जांच नहीं होगा, वो 42 करोड़ ही होगा, और इसका मतलब है कि वो 970 होगा। ठीक है, 42 करोड़ 33 लाख 32 हजार 970 जो भी हो, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, तो 42 करोड़ ही होना चाहिए, आगे 970 या कुछ भी होगा। ठीक है, इतना जांच हो चुकी है। देश के कुल संक्रमित मामलों की तुलना में सक्रिय मरीज अब सिर्फ 2.2% ही बचे। बीते 7 दिन में अगर औसतन साप्ताहिक संक्रमण देखें तो वह 2% दर्ज की गई है। यानी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 77 जिलों में जो है मामले फिर से गंभीर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें एग्जाम वाइज क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी है, जो जुलाई में होने वाला है। ठीक है, जो 23, 26, 28, 29 शायद ऐसा कुछ डेट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है मैं बताया हूँ। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का लॉकडाउन। अगर उड़ीसा का लॉकडाउन हट जाता है, फिर से कोई नया लॉकडाउन नहीं लगता है, तो आपका एनटीपीसी 7th फेज हो जाएगा। इसके चांसेस बढ़ जाएंगे फिर होने के। मैं पहले भी कहा था कि 50-50 इस पे है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि रेलवे ने भी बोला है कि ये शेड्यूल नहीं, प्रपोज्ड है। लेकिन फिर उसके बाद रेल मंत्री ने भी बोल दिया, पीआईबी में भी आ गया, यानी कि रेलवे पूरी तरह से प्रयासरत, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। लेकिन डिपेंड वही करता है फिर लास्ट में फाइनली कि लॉकडाउन कहीं भी ना रहे, रेस्ट्रिक्शंस कहीं भी ना रहे, क्योंकि आपको मालूम है उड़ीसा के कुछ जिलों में भी रेस्ट्रिक्शंस बचे हुए हैं। तो अगर वो रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे तो फिर आपके एग्जाम्स जो है एनटीपीसी 7th फेज जरूर हो जाएंगे अपने टाइम पे। और अगर आरआरबी ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ सितंबर से पहले कोई उम्मीद नहीं है, और अभी थर्ड वेव आने वाला है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी हो गई है, बढ़ती जा रही पॉसिबिलिटी। उम्मीद ये किया जा रहा है, मतलब माना ये जा रहा है कि 20 अगस्त तक जो है थर्ड वेव इंडिया में एंट्री कर लेगा और सितंबर में अपने पीक पे रहेगा। और ये कोई एरा गैरा रिपोर्ट नहीं है, एसबीआई का रिपोर्ट है, जिसने पिछले बार सेकंड वेव का पहले ही बता दिया था, और सेम वैसा ही हुआ था। ठीक है, यानी 20 अगस्त तक थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस हैं, और सितंबर में पीक पे जाएगा। तो अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अब तो सितंबर में भी होना मुश्किल लगता है। और अगर हम बात करें एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का, तो फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन यही है कि अगर लॉकडाउन फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं तो फिर एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, या फिर लॉकडाउन कहीं नहीं लगता एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज अगर अभी लॉकडाउन कहीं नहीं लगते हैं तो आपका सीएचएसएल और सीजीएल दोनों निकल सकता है अपने टाइम पे, क्योंकि 24 अगस्त तक है, और उम्मीद है ये 20 अगस्त तक थर्ड वेव आ सकता है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे एक्टिव होती है, तो तब तक आपका एग्जाम निपट सकता है, यानी कि हो सकता है उसी बीच। ठीक है, और अगर हम डीआरडीओ एमटीएस की बात करें फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ एमटीएस का अभी भी कोई एग्जाम डेट नहीं आया हुआ है, यानी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं सकता है, इसमें भी देरी हो सकती है फ्रेंड्स, यानी कि ये भी दिसंबर तक भी खिंच सकता है अगर ग्रुप डी भी खिंचता है तो। ठीक, और अगर हम कहें आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क का क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये अपने टाइम पे हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर थोड़ा फास्ट होता है रेलवे एसएससी के कंपेरिजन में। तो ये होने के चांसेज हैं कि अपना जो भी डेट है अगस्त वगैरह सितंबर, वो हो सकता है अपने टाइम पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है आरआरबी के एग्जाम्स अगस्त में होने वाले हैं। अगर फिर से लॉकडाउन बढ़ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि बैंकिंग के एग्जाम्स भी रुक जाएं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मैं सबका अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, डिटेल बताऊँगा कौन से एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाले। मैं टोटल एक साथ बताया हूँ, बाकी मैं अलग अलग वीडियो बताऊँगा कि आरआरबी एनटीपीसी स्पेशली क्या इफेक्ट पड़ेगा, आरआरबी ग्रुप डी पे स्पेशली क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर एसएससी एसएसएल सीजीएल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डीआरडीओ एमटीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फिर आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क पे भी क्या इस पे स्पेशली इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।